चलिए, अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे तो स्टूडेंट्स इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाना। चलिए, ये जो 10 महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आज लेकर आया हूं, इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, समझ में आया? ये क्लास 10th, आज हम बात करेंगे क्लास 10th भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, नेत्र लेंस होता है। चलिए, नेत्र लेंस होता है। कई छात्रों ने कमेंट किया कि सर भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में, यानी कि जो 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। मेरा क्या है कि नेत्र लेंस जो होता है वो कैसा होता है। चलिए 4 ऑप्शन इसके देख लेते हैं। नेत्र लेंस, चलिए बेसिकली हमसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से आपके सामने उत्तर रखा होगा और आपको उसमें से सही आंसर छांट लेना होगा। अगर आपके सामने सही उत्तर देके रखा है कि नेत्र लेंस होता है अभिसारी होता है या फिर अपसारी होता है या फिर अपसारी या अभिसारी होता है या इनमें से कोई नहीं, तो बेसिकली अब आप लोग इसका आंसर बताएं कि अभिसारी होता है कि अपसारी होता है। तो चलिए टिक कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, अभिसारी होता है। कि नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है, तो लिख लीजिएगा अभिसारी होता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 और देख लेते हैं। मेरा क्या 10 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे, अब तक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए दूरदृष्टि दोष के कारण, चलिए दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब जो है वो बनता है। चलिए कहाँ बनता है दूरदृष्टि दोष के कारण जो मेरा प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है। चलिए बात कर लेते हैं। वो रेटिना पर बनता है। चलिए बच्चों फिर देखते हैं कि रेटिना के पीछे बनता है कि रेटिना के आगे बनता है कि कहीं नहीं बनता है। चलिए इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं कि दूरदृष्टि दोष के कारण। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए टिक कर लीजिएगा। रेटिना के पीछे बनता है। चलिए रेटिना के पीछे आंसर टिक को लगा लीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष जो है वो चलिए दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे ही बनेगा। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और चलिए कि दूरदृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो याद रखेंगे रेटिना के पीछे ही बनेगा। चलिए और भी अगर आपको सब्जेक्टों के अगर महत्वपूर्ण टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बता देना, और नेक्स्ट क्लास में उसी पर ही रखूंगा। चलिए जिस पर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर बायोलॉजी के चाहिए तो बायोलॉजी के बता देना कि बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको चाहिए तो मैं वह लाकर दे दूंगा आपको। चलिए कि स्वस्थ आंख, चलिए बात करते हैं कि स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। चलिए बात कर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 25 सेंटीमीटर, फिर दिया 100 सेंटीमीटर। पहले दिया 25 सेंटीमीटर, फिर दिया 100 सेंटीमीटर और फिर दिया 50 सेंटीमीटर, फिर अनंत दिया। प्रश्न है कि मेरा स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। 25 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स, 25 सेंटीमीटर। चलिए स्वस्थ आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, या फिर कह सकते हैं कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। चलिए न्यूनतम दूरी स्टूडेंट्स मेरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, याद कर लेना। न्यूनतम दूरी की बात हो रही है इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 25 सेंटीमीटर बात करेंगे। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। कि मेरा जो प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं क्या है कि स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु है वो कहाँ होता है। चलिए स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है। चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए पूछा जाता है बार बार। चलिए आप लोग बताएं कि ये जो प्रश्न नंबर स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है इसमें क्या अंतर है, और जो मैंने नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा था ये देख लीजिए कि स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो चलिए बताइए इसमें क्या अंतर है, ये दोनों प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो चलिए कई छात्र हैं जो इसका आंसर अनंत भी लगा देते हैं। चलिए कई छात्र इसका आंसर अनंत भी लगा देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, उसको नहीं करेंगे। चलिए वो आपका गलत हो जाएगा।
और फिर देखते हैं कि स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दूर बिंदु अगर यहां दिया होता तो मेरा आंसर अनंत हो जाता है, तो मेरा आंसर अनंत हो जाता है। चलिए इस बार देखिए मुझको दूर दिया है, इस बार मुझको दूर बिंदु कहा गया। चलिए इस बार मुझसे क्या कहा गया, दूर बिंदु कहा गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेरा आंसर हो जाएगा अनंत पर। चलिए अगर दूर बिंदु की बात कर ले तो मेरा आंसर हो जाएगा अनंत पर बन जाएगा। चलिए इसको याद रखेंगे और बात कर लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 की निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, या कहते हैं कि कहाँ होगा। चलिए कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु जो होगा वो कहाँ स्थित होगा। तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर दिया है, अनंत पर दिया है, 25 सेंटीमीटर से कम दिया, अनंत से कम दिया है। चलिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पढ़ लीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं और फिर हम उसको सोच समझ कर इसका आंसर बताइएगा। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो चलिए बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो कहाँ स्थित होता है। तो जल्दी से बताइए, आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ऐसा कौन सा छात्र है जो जल्दी से मुझे इसका कमेंट जल्दी से बताएगा, कौन सा बच्चा जो मुझे जल्दी से इसका कमेंट बताएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो कहाँ होता है। तो लिख लीजिएगा अनंत से कम दूरी पर। चलिए सॉरी प्रश्न गलत हो जाएगा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति का जो दूर बिंदु है, चलिए व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो स्थित होता है। चलिए 4 ऑप्शन दिए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर होता है, 25 सेंटीमीटर से कम होता है। चलिए 25 सेंटीमीटर से कम हो गए। चलिए और बात कर लेते हैं कि अनंत पर होता है, अनंत पर होता है, और बात कर लेते हैं कि अनंत से कम होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो लिख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा अनंत से कम। चलिए अनंत से कम लगा लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अनंत से कम हो जाएगा। चलिए अब हम लाते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं मेरा क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। चलिए विद्युत आवेश का मात्रक जूल है कि कूलाम है कि वोल्ट है कि एम्पियर है। चलिए बताइए कि विद्युत आवेश, चलिए विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जूल दिया, फिर आपका कूलाम दिया, फिर आपका वोल्ट दिया है, फिर आपका एम्पियर दिया है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा छात्र है जो इसका राइट आंसर देगा और फिर उसको मैं कुछ ना कुछ पुरस्कार या फिर उसको इनाम में कुछ ना कुछ उसको जरूर दिया जाएगा। तो चलिए कि विद्युत आवेश का मात्रक, चलिए पूछा गया है कि विद्युत आवेश का मात्रक, तो टिक कर लीजिएगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को सही कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की ओर कि एम्पियर सेकंड जो है वो मात्रक है, किसका मात्रक है। चलिए जो एम्पियर सेकंड जो है वो मात्रक है, और पूछा गया कि क्या वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, क्या वो आवेश का मात्रक है, क्या विद्युत वाहक बल का मात्रक है, क्या वो धारा का मात्रक है। तो चलिए बताइएगा कि जो एम्पियर सेकंड है वो किसका मात्रक है। तो टिक, चलिए अब हम बता देते हैं कि ये जो एम्पियर सेकंड जो है ये भी किसका मात्रक है, ये भी आवेश का ही मात्रक है। याद रखेंगे, आवेश को टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 में आवेश को आंसर लगा लेंगे, आवेश। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 को और देख लेते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होगा। प्रतिरोध का मात्रक मेरा ओम हो जाएगा। चलिए पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल भी कहीं पर भी अगर समझ में ना आए तो पूछ लें। चलिए अमीटर क्या नापता है, चलिए बताइए कि जो अमीटर है वो क्या नापता है। प्रश्न नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ लेते हैं कि अमीटर जो है वो क्या नापता है। चलिए प्रतिरोध को मापता है कि धारा को मापता है कि विभवांतर को मापता है कि आवेश को मापता है कि। तो चलिए जो अमीटर जो है वो धारा को मापता है। चलिए धारा को याद रखेंगे, अमीटर जो है वो धारा को ही मापेगा। तो धारा ख नंबर को सही कर लीजिएगा। फिर आज की इस क्लास का मेरा लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं, और यहाँ से आपकी जो क्लास है एंड की जाए, समाप्त की जाए कि किलोवाट घंटा का किलोवाट जो घंटा है वो किसका मात्रक है। चलिए 4 ऑप्शन दिए हैं, वैद्युत विभवांतर का, वैद्युत सामर्थ्य का, ऊर्जा का, आवेश का। तो चलिए बताइएगा कि जो
प्रश्न में कहा गया कि किलोवाट जो घंटा है, जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है, और साथ ही साथ में मुझको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से मुझे एक सही ऑप्शन, उसका सही आंसर मुझे देना है। तो चलिए बताइए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो लिख लीजिएगा ऊर्जा का मात्रक है। चलिए ऊर्जा को टिक कर लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे चैनल पर आपको सिर्फ ओनली टू ओनली महत्वपूर्ण टॉपिक ही मिलेंगे। चलिए सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेंगे, ओनली महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस क्लास को इतना ही रखते हैं।